म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमें जो सबसे बड़ा और चमकदार आंकड़ा दिखाया जाता है वो है रिटर्न। 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, और हम सब उसी के पीछे भागते हैं। पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे पता करें कि एक स्कीम ने सच में कमाल का प्रदर्शन किया है या वो तो बस बाजार की तेजी की लहर पर सवार थी? ये सवाल हर निवेशक के मन में आता है और आना भी चाहिए। आज हम इसी की कह सकते हैं एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। जासूसी? ठीक है। जी, हमारे पास सुरागों की एक पूरी फाइल है। ये है NISM की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की वर्कबुक का 11वां अध्याय। अच्छा। और हमारा मिशन है ये समझना कि किसी भी स्कीम के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए ताकि बेहतर निवेश निर्णय लिए जा सकें। ठीक है, तो जासूसी शुरू करते हैं। अब किसी भी जांच में सबसे पहली चीज होती है एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना जिससे हम चीजों को नाप सकें। यहां उसे बेंचमार्क कहते हैं। ये क्या बला है और ये इतना जरूरी क्यों है? बेंचमार्क को आप एक बराबरी का मुकाबला समझ सकती हैं। आप एक मैराथन धावक की तुलना किसी 100 मीटर के स्प्रिंटर से तो नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों की दौड़ अलग है, मैदान अलग है। इसी तरह एक लार्ज कैप इक्विटी फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है, उसकी तुलना आप किसी ऐसे फंड से नहीं कर सकते जो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करता हो। सही बात है। तो बेंचमार्क वही सही पैमाना है जो बताता है कि उस खास रेस में औसत प्रदर्शन क्या रहा। मतलब ये फंड मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड हुआ जिस पर लिखा है कि क्लास का एवरेज स्कोर क्या था? बिल्कुल। और एक अच्छे बेंचमार्क की कुछ खासियतें होनी चाहिए। वो स्कीम के निवेश के लक्ष्य और रणनीति से मेल खाना चाहिए। उसे कोई स्वतंत्र एजेंसी बनाए और उसके आंकड़े आसानी से उपलब्ध होने चाहिए ताकि कोई हेरफेर ना हो सके। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पेंच आता है जिसका जिक्र हमारी फाइल में है। प्राइस रिटर्न इंडेक्स यानी PRI और टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी TRI। जी। सुनने में तो ये भाई भाई लगते हैं, लेकिन इनके फर्क ने सालों तक निवेशकों को धोखे में रखा है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खेल क्या था। सोचिए, आपके पास एक आम का बाग है। ठीक है। PRI यानी प्राइस रिटर्न इंडेक्स सिर्फ ये देखता है कि आपके बाग के आमों की कीमत बाजार में कितनी बढ़ी। अगर पिछले साल आम 100 रुपए किलो था और इस साल 110 हो गया तो 10% का रिटर्न? हाँ, PRI कहेगा 10% का रिटर्न। लेकिन बाग से तो आम तोड़कर बेचे भी तो जाते हैं, उसका क्या? वही तो बात है। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स कीमत में बढ़ोतरी के साथ साथ ये भी गिनता है कि उस साल बाग से कितने आम तोड़कर बेचे गए और उनसे कितनी कमाई हुई। अच्छा। शेयरों की दुनिया में ये तोड़े हुए आम ही डिविडेंड है। TRI मानता है कि जो भी डिविडेंड मिला उसे वापस उन्हीं शेयरों में लगा दिया गया। तो जाहिर है असली और पूरी तस्वीर तो TRI ही दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो सेबी ने जो 2018 में TRI को अनिवार्य किया वो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जी, बहुत बड़ी। इसका मतलब पहले तो फंड्स एक आसान टारगेट यानी PRI से अपनी तुलना करके खुद को 30 मार्क दिखा सकते थे। एकदम, जबकि वो डिविडेंड की कमाई को बड़ी चालाकी से छुपा रहे थे। सेबी का ये कदम पारदर्शिता के लिए मील का पत्थर था। अब जब कोई फंड अपने प्रदर्शन की तुलना निफ्टी 50 से करता है तो उसे निफ्टी 50 TRI से करनी होती है। इससे सेब की तुलना सेब से होती है और ये साफ पता चलता है कि फंड मैनेजर ने अपनी काबिलियत से बेंचमार्क को सच में पछाड़ा है या नहीं। ठीक है, ये तो साफ हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि मैराथन धावक का मुकाबला स्प्रिंटर से नहीं हो सकता, तो अलग अलग तरह की स्कीम्स के लिए बेंचमार्क भी अलग अलग होते होंगे? बिल्कुल, हर कैटेगरी का अपना बेंचमार्क होता है। अगर हम इक्विटी स्कीम्स की बात करें तो एक लार्ज कैप फंड के लिए S&P BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स सही बेंचमार्क हैं। ठीक है। वहीं एक मिड कैप फंड के लिए निफ्टी मिड कैप 100 जैसा इंडेक्स होगा। और सेक्टोरल फंड्स के लिए, जैसे कोई सिर्फ बैंकिंग में निवेश करे तो उनके लिए भी खास इंडेक्स हैं, जैसे S&P BSE बैंकेक्स या निफ्टी IT। मतलब हर एक के लिए अपना अपना पैमाना है। और डेट स्कीम्स का क्या, जहां रिटर्न इक्विटी जितना ऊपर नीचे नहीं होता, उनके लिए क्या पैमाने हैं? उनके लिए भी बहुत विशिष्ट बेंचमार्क होते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स जो बहुत ही कम समय के लिए पैसा लगाते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए। हाँ, उनकी तुलना क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स जैसे बेंचमार्क से होती है। जो फंड्स सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जिन्हें गिल्ट फंड्स कहते हैं, G6। जी, उनके लिए खास G-SEC इंडेक्स होते हैं। सबसे मजेदार केस तो हाइब्रिड फंड्स का होगा,
जो थोड़ी इक्विटी और थोड़े डेट दोनों में निवेश करते हैं, वो खिचड़ी फंड है। तो क्या उनका बेंचमार्क भी खिचड़ी होता है? हाँ, आप उसे खिचड़ी कह सकते हैं। हम उसे ब्लेंडेड या मिला-जुला इंडेक्स कहते हैं। अच्छा। अगर कोई स्कीम कहती है कि वो 65% इक्विटी और 35% डेट में निवेश करेगी, तो उसका बेंचमार्क भी ठीक इसी अनुपात में बनाया जाएगा। मतलब 65% इक्विटी इंडेक्स और 35% डेट इंडेक्स का मिश्रण। बिल्कुल, जैसे 65% निफ्टी 50 TRI और 35% क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स का मिश्रण। इससे फंड मैनेजर पर ये दबाव रहता है कि वो अपने बताए हुए एसेट एलोकेशन पर टिका रहे। ठीक है, तो हमारी जासूसी का पहला पड़ाव पूरा हुआ। हमने सही पैमाना यानी बेंचमार्क चुन लिया। अब मान लीजिए पता चला कि हमारे फंड ने बेंचमार्क के 12% के मुकाबले 15% का रिटर्न दिया। हम खुश हो गए, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। हो सकता है ये 3% अतिरिक्त रिटर्न कमाने के लिए फंड मैनेजर ने हमारी गाड़ी को 200 की स्पीड से चलाया हो। बिल्कुल सही। जिसमें एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा था। हाँ, यहीं से हमारी जांच और गहरी होती है। सिर्फ रिटर्न देखना आधी कहानी है। प्रदर्शन का मूल्यांकन हमेशा उठाए गए जोखिम के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। ओके। और इस कितना जोखिम लेकर कितना रिटर्न कमाया वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कारगर जासूसी उपकरण हैं, जिन्हें हम रेशियोज कहते हैं। जी। ओके, तो चलिए अपने जासूसी टूलकिट को खोलते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है शार्प रेशियो। ये क्या बताता है? शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि सफर कितना आरामदायक था। सफर आरामदायक था मतलब सोचिए, 2 टैक्सियां हैं, दोनों आपको दिल्ली से आगरा 2 घंटे में पहुंचाती हैं। एक ड्राइवर बहुत आराम से बिना झटके दिए सही स्पीड पर गाड़ी चलाता है। दूसरा ड्राइवर कभी 150 की स्पीड पर भगाता है तो कभी अचानक ब्रेक मारता है, गलियों से कट मारता हुआ जाता है। पहुंचेंगे दोनों ही, पर सुकून किसमें मिलेगा? पहले वाले में, जाहिर है। शार्प रेशियो यही मापता है। ये बताता है कि आपने जोखिम मुक्त निवेश, जैसे सरकारी ट्रेजरी बिल जहां कोई रिस्क नहीं है, उसकी तुलना में उठाए गए कुल जोखिम यानी टोटल रिस्क की हर यूनिट पर कितना अतिरिक्त रिटर्न कमाया। अच्छा। इसका फॉर्मूला है स्कीम का रिटर्न, जोखिम मुक्त दर, और उसे डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। आसान भाषा में शार्प रेशियो जितना ज्यादा, मतलब फंड ने कम उठापटक के साथ बेहतर रिटर्न दिया है। मतलब सफर आरामदायक था। कमाल है। तो 2 फंड जिन्होंने 15% का बराबर रिटर्न दिया, उनमें से जिसका शार्प रेशियो ज्यादा है वो बेहतर माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसने वो रिटर्न ज्यादा स्थिरता से कमाया। अब टूल किट में एक और मिलता जुलता नाम है ट्रेनर रेशियो। ये शार्प का जुड़वा भाई है या कुछ अलग है? ये शार्प का करीबी रिश्तेदार है, पर इसका फोकस थोड़ा अलग है। शार्प देखता है कुल जोखिम को, टोटल रिस्क। हाँ, जिसमें बाजार का जोखिम और फंड विशेष का जोखिम दोनों शामिल हैं। वहीं ट्रेनर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पर ध्यान देता है, यानी सिर्फ बाजार के जोखिम पर। जी, जिसे बीटा से मापा जाता है। ये मानता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है तो फंड विशेष का जोखिम तो लगभग खत्म हो ही जाता है। बचता है तो सिर्फ बाजार का जोखिम, जो सबको झेलना पड़ता है। इसलिए ये बड़े डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के लिए ज्यादा काम का है। समझ गया। अब आते हैं उस शब्द पर जो म्यूचुअल फंड की दुनिया में किसी मंत्र की तरह जपा जाता है, अल्फा। मुस्कुराते हुए, हर कोई कहता है कि फंड मैनेजर का काम अल्फा जनरेट करना है। ये अल्फा आखिर है क्या? क्या ये कोई जादुई चीज है? आप इसे फंड मैनेजर का जादू ही कह सकते हैं। देखिए, जब बाजार में तेजी आती है तो वो लहर ज्यादातर नावों को ऊपर उठाती ही है। सही बात है। अगर निफ्टी 15% ऊपर गया तो ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स 13, 14, 15% ऊपर चले ही जाएंगे। इसमें मैनेजर का कोई कमाल नहीं है, ये तो बाजार का असर है, जिसे हम बीटा कहते हैं। बिल्कुल। अल्फा वो अतिरिक्त रिटर्न है जो फंड मैनेजर अपनी रिसर्च, अपनी समझ और सही स्टॉक चुनने की काबिलियत से उस लहर के ऊपर सर्फिंग करके कमाता है। मतलब अगर बाजार के हिसाब से फंड को 12% रिटर्न देना चाहिए था लेकिन उसने 14% दिया, तो वो जो 2% का फर्क है वो फंड मैनेजर का अल्फा या उसका जादू है? एकदम सही। एक पॉजिटिव अल्फा का सीधा मतलब है कि फंड मैनेजर अपनी फीस को सही साबित कर रहा है। वो सिर्फ बाजार की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी काबिलियत से आपके लिए अतिरिक्त दौलत बना रहा है। यही एक एक्टिव फंड मैनेजर की असली परीक्षा है। जी। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। हो सकता है किसी साल फंड मैनेजर का तुक्का लग गया हो और अल्फा आ गया हो। हम कैसे माने कि ये उसकी काबिलियत है, किस्मत नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इस निरंतरता या कंसिस्टेंसी को मापने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, और हमारी टूलकिट में इसका भी जवाब है।
इन्फॉर्मेशन रेशो। इन्फॉर्मेशन रेशो। जी, और यह अब एक अनिवार्य डिस्क्लोजर भी है। ये रेशो यही मापता है कि फंड मैनेजर जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न यानी अल्फा कमा रहा है वो कितना लगातार कमा रहा है। अच्छा, कंसिस्टेंसी। हाँ, ये सिर्फ 1 साल का प्रदर्शन नहीं देखता बल्कि लंबे समय में प्रदर्शन की निरंतरता को देखता है। एक ऊंचा इन्फॉर्मेशन रेशियो बताता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस भरोसेमंद है, तुक्के से नहीं है। वाह, मतलब ये किस्मत और काबिलियत के बीच का फर्क बताता है। एक तरह से हाँ। एक और शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, खासकर इंडेक्स फंड्स के साथ, ट्रैकिंग एरर। ये क्या ट्रैक करता है? ट्रैकिंग एरर का मुख्य काम है इंडेक्स फंड्स या ETFs के लिए। इन फंड्स का काम क्या है? किसी इंडेक्स की हूबहू नकल करना। सही कहा, जैसे निफ्टी 50 की। तो ट्रैकिंग एरर ये मापता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कितनी सटीकता से नकल कर पा रहा है। तो एक इंडेक्स फंड के लिए ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा है, मतलब वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। और एक्टिव फंड्स के लिए? वहां तो मैनेजर का काम नकल करना नहीं बल्कि बेंचमार्क को हराना है। एक्टिव फंड्स के लिए ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो अपने बेंचमार्क से कितना अलग है। अगर ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि फंड मैनेजर बेंचमार्क से बहुत अलग दाव ले रहा है। जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बिल्कुल, अगर दाव सही पड़े तो बहुत अच्छा और गलत पड़ जाए तो बहुत बुरा। ये सब तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हमारी पूरी जासूसी टूल किट तैयार है, लेकिन ये सारे उपकरण, ये शार्प, अल्फा, इंफॉर्मेशन रेशो एक आम निवेशक को मिलेंगे कहाँ? ये सब गोपनीय जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सारी जानकारी पूरी तरह से पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध है। कहाँ पर? इसका सबसे पहला और आधिकारिक स्रोत है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या SID। SID? जी, इसमें स्कीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, उसका बेंचमार्क, प्रदर्शन डेटा, सब कुछ होता है। लेकिन SID तो अक्सर बहुत लंबा और मतलब कानूनी भाषा में लिखा एक भारी भरकम दस्तावेज होता है। उसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कोई आसान जरिया है? हाँ, बिल्कुल। सबसे आसान और उपयोगी दस्तावेज है फंड फैक्ट शीट। फैक्ट शीट? लगभग सभी AMC हर महीने अपनी हर स्कीम के लिए एक फैक्ट शीट जारी करते हैं। ये स्कीम का 1 या 2 पन्ने का मंथली रिपोर्ट कार्ड होता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। बहुत। इसमें आपको स्कीम का उद्देश्य, पिछले 1, 3, 5 सालों का प्रदर्शन, बेंचमार्क का प्रदर्शन, पूरा पोर्टफोलियो। और ये रेशियोज भी? हाँ, और सबसे जरूरी शार्प रेशियो जैसे रिस्क मैट्रिक्स भी मिल जाते हैं। तो मतलब फैक्ट शीट एक तरह से इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। जी। और अगर किसी को अलग-अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स की आपस में तुलना करनी हो तो? उसके लिए सबसे भरोसेमंद जगह है AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट www.mfindia.com। ओके। वहां पर देश की सभी स्कीम्स का डेटा एक जगह पर तुलनात्मक रूप में मौजूद है। आप किसी भी कैटेगरी के फंड्स को चुनकर उनके रिटर्न्स, बेंचमार्क रिटर्न्स और दूसरे मापदंडों पर एक साथ देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये पूरी तरह से निष्पक्ष और विश्वसनीय स्रोत हैं। जी। तो हमारी आज की इस गहरी छानबीन का सार क्या निकलता है? मुझे तो यही समझ आया कि किसी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को सिर्फ रिटर्न के एक आंकड़े से आंकना मतलब किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से जज करने जैसा है। असली कहानी तो अंदर के पन्नों में छुपी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें रिटर्न को हमेशा उठाए गए जोखिम के आईने में देखना होगा। उसकी तुलना एक सही टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क से करनी होगी और फिर शार्प रेशियो, अल्फा और इंफॉर्मेशन रेशियो जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके ये समझना होगा कि क्या फंड मैनेजर वाकई अपनी फीस के बदले कोई असली वैल्यू दे रहा है या सिर्फ बाजार की लहर का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। यह ज्ञान एक निवेशक को भीड़ से अलग करके एक स्मार्ट निवेशक बनाता है। और आज के लिए एक अंतिम विचार। हमारी पूरी चर्चा एक्टिव फंड मैनेजर के जादू यानी अल्फा पर टिकी थी। जी। लेकिन अगर आंकड़े और कई स्टडीज ये बताती हैं कि लंबे समय में बहुत कम एक्टिव फंड मैनेजर लगातार अपने बेंचमार्क को मात दे पाते हैं और एक पॉजिटिव अल्फा उत्पन्न कर पाते हैं। ये एक सच्चाई है। तो एक सामान्य निवेशक के लिए एक्टिव फंड्स बनाम पैसिव इंडेक्स फंड्स के बीच चुनाव के क्या मायने हो सकते हैं? क्या हमें उस जादू के पीछे भागना चाहिए जिसके मिलने की संभावना कम है, या फिर सीधे सीधे बाजार की लहर पर सवार हो जाना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, इस पर सोचना तो बनता है।